अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार चिताया था, ये भयावह रूप से स्पष्ट हो गया है कि हमारी तकनीक ने हमारी मानवता को पीछे छोड़ दिया है। आज हम इसी तकनीकी बढ़त के एक अहम और कह सकते हैं काफ़ी संवेदनशील पहलू पर बात करने वाले हैं। ये चर्चा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में छपे एक लेख पर आधारित होगी। नमस्कार। नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है परमाणु सुरक्षा का भविष्य, और खास तौर पर इस पर क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि जैसा आपने कहा, UPSC की तैयारी करने वालों के लिहाज से भी अहम है। साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, IR सब जुड़ा है इससे। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल विषय की परतें खोलें, समझें कि ये नई तकनीकें कैसे परमाणु कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, जिसे NC3 कहते हैं, हाँ, NC3, उसके लिए खतरा और अवसर दोनों कैसे बन रही हैं, मौजूदा सुरक्षा मॉडल कैसे खतरे में हैं और क्या नए समाधान उभर रहे हैं। और ये देखिए, ये कोई थियोरी की बात नहीं रह गई अब। हाल ही में मई 2025 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने एक चलते हुए परमाणु रिएक्टर PUR-1 के अंदर क्वांटम सुरक्षित संचार का सफल प्रदर्शन किया। हाँ, ये काफी बड़ी खबर थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे QKD कहते हैं, वो असल में संवेदनशील परमाणु नियंत्रण प्रणालियों को सुरक्षित कर सकती है, रियल टाइम में। हाँ, रियल टाइम में। तो ये एक तरह से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। पहले इस खतरे को ही समझते हैं। ये जो मौजूदा NC3 सिस्टम है, ये पारंपरिक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल पर निर्भर करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे लॉन्च ऑथेंटिकेशन कोड्स, अर्ली वार्निंग मैसेज, सिक्योर डेटा लिंक्स, ये सब। तो इनमें आज के गणितीय एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, जो अभी तक तो सुरक्षित माने जाते थे। पर अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि भविष्य के जो शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर होंगे, जिनके बनने की बातें हो रही हैं, वो इन पारंपरिक गणितीय तालों को, इन एन्क्रिप्शन मेथड्स को तोड़ सकेंगे। बहुत आसानी से। उनकी गणना करने की शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन भी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो भविष्य की बात हुई ना, जब वो कंप्यूटर बनेंगे तब देखेंगे। क्या ये सोचना सही है? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है। खतरा सिर्फ भविष्य का नहीं है, असल में खतरा अभी मौजूद है। अभी? कैसे? ऐसे कि दुश्मन देश या कोई समूह आज ही आपके एन्क्रिप्टेड संचार को, मतलब आपकी कोडेड जानकारी को रिकॉर्ड करके रख सकता है, भले ही वो उसे आज पढ़ ना पाए। अच्छा। इसे कहते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर रणनीति। मतलब फसल अभी काटो, बाद में जब क्वांटम कंप्यूटर आ जाए तब उसे डिक्रिप्ट कर लेना। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जो हम सुरक्षित समझकर भेज रहे हैं, हाँ, वो सालों बाद असुरक्षित हो सकता है। बिल्कुल। सोचिए इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। सेना की गुप्त बातचीत का लीक होना, परमाणु नियंत्रण सिस्टम को हैक कर लेना, या शायद नकली लॉन्च ऑर्डर जारी कर देना। ये तो बहुत ही खतरनाक है। इससे तो किसी भी देश की प्रतिरोधक क्षमता, जिसे डिटरेंस कहते हैं, वो पूरी तरह से कमजोर हो सकती है। हाँ, और राष्ट्रीय सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ सकती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। अगर इसे हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये पूरी वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए खतरा है। कैसे, जरा समझाएं। सोचिए, अगर कोई एक देश दूसरों से पहले ये क्वांटम क्षमता हासिल कर लेता है तो वो अपने दुश्मन की जवाबी हमला करने की क्षमता को बेकार कर सकता है। अच्छा। इससे क्या होगा? शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा और देश शायद लॉन्च ऑन वार्निंग वाली मुद्रा अपना ले। मतलब हमले का पहला संकेत मिलते ही अपने हथियार दाग देना। ओहो, ये तो दुनिया को परमाणु युद्ध के और करीब ले जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अस्थिर स्थिति बन सकती है। अब इस पूरी तस्वीर में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ फिट होता है? ORF का लेख क्वांटम के साथ AI और ऑटोमेशन का भी जिक्र करता है। हाँ, ये दोनों तकनीकें एक साथ मिलकर NC3 के भविष्य को आकार दे रही हैं। जैसे हमने लॉन्च ऑन वार्निंग की बात की, अगर देश ऐसी रणनीति अपनाते हैं तो उन्हें हमले की चेतावनी पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देनी होगी। हाँ, समय बहुत कम होगा। एग्जैक्टली। यहीं पर AI और स्वचालित सिस्टम्स की भूमिका आती है। ये सिस्टम्स शायद इंसानों से ज्यादा तेजी से खतरे का पता लगा सकते हैं और जवाबी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मतलब मानवीय फैसले में जो देरी होती है वो कम हो सकती है। हाँ, सिद्धांत रूप में तो यही है। सुनने में तो ये ठीक लगता है, तेज प्रतिक्रिया, लेकिन इसमें जोखिम भी तो होंगे। क्या हो अगर AI किसी सिग्नल को गलत समझ ले या कोई ऐसी स्थिति बन जाए जो अप्रत्याशित हो? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पैच है।
ऑटोमेशन से अनजाने में तनाव बढ़ने या गलतफहमी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और खासकर तब जब ये AI एल्गोरिदम इतने जटिल हों कि हम समझ ही ना पाएं कि वो फैसला कैसे ले रहे हैं, जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। सही कहा, पारदर्शिता की कमी एक बड़ी चुनौती है। और अगर ये सिस्टम बिना किसी मानवीय निगरानी के परमाणु हमला करने में सक्षम हो जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। ये तो एक बड़ा नैतिक और सामरिक सवाल खड़ा करता है कि हम कितना नियंत्रण मशीनों को सौंपने को तैयार हैं। बिल्कुल, और इसका जवाब आसान नहीं है। तो एक तरफ क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा है, दूसरी तरफ AI से जुड़े जोखिम है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि लेख में भी है, कि क्वांटम तकनीकें सिर्फ खतरा ही नहीं है, समाधान भी देती हैं। यहीं पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD का जिक्र आता है। ये क्या चीज है? हाँ, QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर ही आधारित है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर कोई दो लोगों के बीच भेजे जा रहे एन्क्रिप्शन की को, मतलब उस गुप्त कोड को जिससे संदेश लॉक या अनलॉक होता है, उसे बीच में सुनने या कॉपी करने की कोशिश करता है, हाँ, तो क्वांटम भौतिकी के नियम कहते हैं कि ऐसा करने से उस की स्थिति में बदलाव आ जाएगा, अनिवार्य रूप से। मतलब छेड़छाड़ का पता चल जाएगा। हाँ, तुरंत पता चल जाएगा। भेजने वाले और पाने वाले दोनों को के कोई जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिर्फ एन्क्रिप्शन को मजबूत नहीं करता, बल्कि ये घुसपैठ का पता लगाने की गारंटी देता है। एग्जैक्टली, यही KUD की असली ताकत है। ये सिर्फ मजबूत एन्क्रिप्शन नहीं, ये प्रमाणित सुरक्षा है। पारंपरिक तरीकों में आप उम्मीद करते हैं कि आपका एन्क्रिप्शन टूटा नहीं है। QUD में आपको पता चल जाता है कि छेड़छाड़ हुई है या नहीं। ये उम्मीद है से पता है वाला शिफ्ट है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, खासकर परमाणु सुरक्षा जैसे मामलों में। बिल्कुल। इससे आप राष्ट्रीय कमांड सेंटर, पनडुब्बियों, मिसाइल साइलो, इनके बीच लगभग अभेद्य, मतलब अनहैकेबल कम्युनिकेशन लिंक बना सकते हैं। और इसका इस्तेमाल सिर्फ कमांड कंट्रोल तक ही सीमित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमाणु संयंत्र, केमिकल या बायोलॉजिकल लैब्स जैसी जगहों का संवेदनशील डेटा भी सुरक्षित रखा जा सकता है। हथियार नियंत्रण समझौतों के वेरिफिकेशन से जुड़ा डेटा, उसका आदान प्रदान भी सुरक्षित हो सकता है। इससे देशों के बीच भरोसा भी बढ़ सकता है। तो क्या दुनिया भर के देश इसे अपना रहे हैं? क्या चल रहा है इस मोर्चे पर? पूरी तरह से ऑपरेशनल तो शायद अभी कहीं नहीं है, लेकिन काम बहुत तेजी से चल रहा है। यूरोपीय संघ का EuroQCI प्रोजेक्ट है जो पूरे यूरोप में क्वांटम नेटवर्क बना रहा है। अच्छा। चीन ने तो 2017 में ही अपने मिशन सैटेलाइट से इंटरकॉन्टिनेंटल QKD का प्रदर्शन कर दिया था। हाँ, वो खबर आई थी। अमेरिका भी पीछे नहीं है। उनका अपना क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क और स्ट्रैटेजी है जिसमें वो AI को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मतलब बड़े खिलाड़ी इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं भारत पर। बिल्कुल। भारत इस क्वांटम दौड़ में कहाँ खड़ा है? ORF लेख भारत के प्रयासों का भी जिक्र करता है। हाँ, भारत भी इस मामले में काफी सक्रिय है। 2023 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च हुआ था। हाँ, 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत सरकार इसे कितनी अहमियत दे रही है। हम रिसर्च से आगे बढ़कर अब इसे लागू करने की तरफ जा रहे हैं। क्या कुछ ठोस उदाहरण हैं जो जमीन पर दिख रहे हो? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर एंटेंगलमेंट पर आधारित QKD का सफल फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन किया है। एंटेंगलमेंट, ये क्या है? एंटेंगलमेंट क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत ही अनोखा गुण है। इसमें दो कण इस तरह जुड़े होते हैं कि एक पर कुछ करने से दूसरे पर तुरंत असर होता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। अच्छा, इस पर आधारित QKD को और भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और उन्होंने सिर्फ लैब में नहीं बल्कि फ्री स्पेस ट्रायल्स भी किए हैं। मतलब बिना ऑप्टिकल फाइबर के हवा के जरिए QKD लिंक स्थापित करना। ये तो सेना के लिए बहुत काम का होगा, जहां हर जगह तार बिछाना मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल, सेना के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो क्या हमारी सेनाएं इसे इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं? हाँ, इसमें भी प्रगति हुई है। भारतीय नौसेना QKD को अपनाने वाली पहली सर्विस बनी और अभी हाल ही में सितंबर 2024 में खबर आई कि भारतीय सेना ने लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक सुरक्षित सैन्य संचार के लिए QKD सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। वाह, मतलब ये तकनीक अब लैब से निकलकर फील्ड में आ रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रगति है। तकनीक के साथ साथ नियम कानून रेगुलेशंस, उनका भी तो महत्व है। उस दिशा में क्या हो रहा है?
हाँ, वो भी साथ साथ चल रहा है। भारत वासेनार अरेंजमेंट के तहत एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लागू कर रहा है ताकि ये संवेदनशील तकनीक गलत हाथों में न जाए। ठीक है। साथ ही सर्टेन जो हमारी साइबर सुरक्षा एजेंसी है, मीटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, और डीएसटी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ये सब मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्वांटम सुरक्षा के मानक यानी स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, तकनीक, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स सब एक साथ। अब आते हैं आगे की राह पर। दुनिया भर में क्यू डे की चिंता बढ़ रही है, वो दिन जब क्वांटम कंप्यूटर आज के इंक्रिप्शन को तोड़ देंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी देश NIST के पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC मानकों को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। चीन, अमेरिका सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। इस वैश्विक रेस में बने रहने के लिए ORF का लेख भारत के लिए क्या सुझाव देता है? लेख कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। अगर हम उन्हें ग्रुप करें तो पहला और सबसे जरूरी है हमारे डिजिटल सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि MIT को रक्षा सेवाओं के साथ मिलकर काम करना होगा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि 2030 तक जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण रणनीतिक संचार लाइनें हैं, उनमें मौजूदा एन्क्रिप्शन को हटाकर क्वांटम प्रतिरोधी एल्गोरिदम लगाए जाएं। ये PQC वाले एल्गोरिदम? हाँ, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी वाले। ये नए तरह के गणितीय ताले हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी आसानी से नहीं तोड़ सकते। ये QKD से अलग हैं पर उतनी ही जरूरी हैं। ठीक है, तो पहला कदम हुआ डिजिटल सुरक्षा का अपग्रेड, और दूसरा बड़ा सुझाव है AI और क्वांटम का समझदारी भरा इंटीग्रेशन। AI का इस्तेमाल खतरे का आकलन करने, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने में हो सकता है, लेकिन इसे क्वांटम सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरक के तौर पर देखना होगा। आंख बंद करके AI पर निर्भर नहीं हो सकते। सही है। तीसरा सुझाव शायद इनोवेशन और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट यही है कि रक्षा R&D को अकादमिक लैब और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP बहुत जरूरी है। जैसे IDREX वाला मॉडल। हाँ, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी पहले बहुत अच्छी हैं और बढ़ाने की जरूरत है। हमें क्वांटम तकनीक में आत्मनिर्भर बनना होगा, ये रणनीतिक जरूरत है। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, मतलब संकट की स्थिति के लिए तैयारी? चौथा सुझाव उसी पर है। नियमित रूप से रेड टीमिंग अभ्यास करने होंगे, मतलब खुद ही अपने सिस्टम पर हमला करके कमजोरियां ढूंढना। अच्छा। परमाणु संकट योजनाओं में अब क्वांटम हैकिंग या AI की नाकामी जैसे नई सिनेरियो को भी शामिल करना होगा। और इन अभ्यासों में सिर्फ सरकारी लोग नहीं, बल्कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और MIT जैसे मंत्रालय भी शामिल होने चाहिए। प्लान B यानी बैकअप प्लान का भी जिक्र है। हाँ, पांचवा सुझाव वही है, एक ऐसा बैकअप कमांड नेटवर्क बनाना जो भौतिक रूप से अलग हो, एयर गैप्ड, नेटवर्क से पूरी तरह कटा हुआ और क्वांटम सुरक्षित हो। इसमें मैनुअल ओवरराइड का विकल्प जरूर होना चाहिए। साथ ही मजबूत सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्वांटम सिक्योर GPS, इस पर भी ISRO के साथ मिलकर काम करने की जरूरत होगी। और आखिरी सुझाव शायद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नियमों से जुड़ा है। सही पकड़ा। छठा सुझाव यही है कि जैसे साइबर सुरक्षा के लिए वैश्विक नियम बन रहे हैं, वैसे ही क्वांटम सुरक्षा पर भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए, मानक बनने चाहिए। खास तौर पर क्वांटम उपकरणों का जासूसी या हमला करने में इस्तेमाल, इसे रेगुलेट करने की जरूरत है। मौजूदा संधियां तो सिर्फ परमाणु हथियारों पर हैं। तो भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए? हाँ, भारत को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और घरेलू क्वांटम इंडस्ट्री और एकेडेमिया के लिए वैश्विक सहयोग को भी बढ़ावा देना चाहिए। मेटी इसमें एक अहम रोल निभा सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी जटिल है। क्वांटम कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन, ये एक तरफ तो दशकों पुरानी रणनीतिक स्थिरता को भंग कर सकते हैं, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ यही तकनीकें हमें अभूतपूर्व रूप से सुरक्षित संचार और बेहतर प्रतिक्रिया प्रणाली बनाने का मौका भी देती हैं। बिल्कुल, ये दोधारी तलवार है। तो संदेश साफ है, हमें इंतजार नहीं करना है, हमें अभी से तैयारी करनी होगी। अपनी परमाणु नीति, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन बदलावों के हिसाब से ढालना होगा, वरना हम रणनीतिक अनिश्चितता के एक नए खतरनाक दौर में अनप्रिपेयर्ड रह जाएंगे। सही कहा, प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये विषय UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, IR, सब में इसकी प्रासंगिकता है। ORF का ये लेख इस जटिल मुद्दे पर एक अहम नजर डालता है।
हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से आपको कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हैं या कोई विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ऐसी ही और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस क्वांटम और एआई के युग में क्या परमाणु हथियारों पर पूरा इंसानी नियंत्रण बनाए रखना व्यवहारिक भी है और वांछनीय भी, या फिर भविष्य की स्थिरता के लिए हमें अनिवार्य रूप से ज्यादा स्वचालित सिस्टम पर निर्भर होना पड़ेगा जिनके अपने गहरे जोखिम हैं? ये सोचने वाला सवाल है। बिल्कुल, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।